कहानी 100 साल पहले से शुरू होती है। स्वर्ग पर राक्षस राजा और उसकी सेना ने आक्रमण कर दिया होता है, लेकिन देवताओं के रक्षक ने उन्हें अकेले ही हराया। लेकिन देवताओं में एक गद्दार था और रक्षक को मार दिया गया, जिससे उसकी आत्मा 72 टुकड़ों में बट गई और धरती पे फैल गई। रक्षक के मर जाने के बाद राक्षस सेना स्वर्ग में घुस गई और देवताओं ने अपनी पूरी कोशिश की उनका सामना करने की, लेकिन राक्षस की सेना बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, जिसकी वजह से देवता उनके सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाए। देवताओं ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार में उन्हें हारना पड़ा। लेकिन अंतिम उपाय यही बचा था देवताओं के पास कि उन्हें अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन राक्षसों को सील करना था। उन्होंने ऐसा कर तो दिया, लेकिन बिना रक्षक के अब धरती बहुत ही अनस्टेबल हो चली थी, जिसकी वजह से अब धरती को फिर से स्टेबल करने के लिए उसी रक्षक की आत्मा को इकट्ठा करना होगा और देवताओं को फिर से आजाद कराना होगा। आज के समय में दुनिया में असंतुलन है और हम दो भाइयों को देखते हैं, यैन और सिन को, जो कि अपने घर में बैठे होते हैं। लेकिन तभी धरती फटने लगती है। तब यैन अपने छोटे भाई सिन को टोकरी के अंदर बंद करता है और वहां से जाने लगता है। तब हम देखते हैं उनके पिता गौम को, जो कि एक बड़े से राक्षस से लड़ रहे होते हैं, लेकिन राक्षस उन पे भारी पड़ रहा होता है। तब यहाँ पे यैन अपने पिता की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी राक्षस उस पर हमला कर देता है। तब उसके पिता बीच में आकर के उन दोनों की जान बचा लेते हैं और उन दोनों को एक पिलर के ऊपर भेज देते हैं ताकि वो दोनों सेफ रहें। और फिर अपने हथियार को 3 हिस्सों में बांटता है और राक्षस के हाथ को सबसे पहले बांध दिया जाता है ताकि उसके चेहरे पे वो हमला कर सके। लेकिन राक्षस उस चेन को तोड़ लेता है और बाद में उसी को हवा में भेज देता है। हवा में जाते समय वो अपने हथियार का 3 हिस्सा करता है और राक्षस के अगल बगल में गाड़ देता है, जिसके बाद वो अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है राक्षस पे हमला करने के लिए और अपने आसपास के पत्थरों का भी इस्तेमाल करता है ताकि वो हाथ की तरह काम करें और उस राक्षस को बांधे रखे। लेकिन उसे ये बात पता होती है कि ज्यादा देर तक राक्षस को नहीं रोक पाएंगे, इसलिए वो अपने बच्चों को लेके वहां से चला जाता है। फिर एक गुफा में वो लोग पहुंचते हैं जहाँ पे काफी सारे पेड़ पौधे थे। तब गौम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और एक स्वर्ग के दरवाजे को खोलता है। इसको खोलने के बाद वहाँ पे 2 तलवारें रखी हुई थी। वो उन दोनों तलवारों को निकालता है और एक तलवार अपने बेटे को दे देता है। वहीं पे एक कंटेनर भी होता है। वो बोलता है कि ये कंटेनर अपने छोटे भाई को देना जब वो बड़ा हो जाएगा। और ये तलवार उन लोगों को दी जाती है जो कि राक्षसों को मारते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इसका अच्छे से उपयोग करोगे, क्योंकि तुमने बचपन से इसके लिए प्रैक्टिस की है। तभी धरती हिलने लगती है और गौम को समझ में आ जाता है कि जिस राक्षस को उसने कैद किया था वो आजाद हो चुका है। फिर वो उन्हें ले करके एक ब्रिज की तरफ जाता है। उस ब्रिज के नीचे लावा था। वहाँ पे वो बताता है कि ये एक आत्माओं का रूम है जो कि हमसे पहले राक्षस को मारने वाले लोग इस्तेमाल किया करते थे। तभी राक्षस ऊपर से उन पे हमला कर देता है और गौम को पकड़ लेता है। तब गौम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और आसपास से पत्थरों को इकट्ठा करता है और उस राक्षस पे हमला करता है। तब राक्षस से छूट जाने के बाद वो काफी सारे पत्थरों को एक साथ इकट्ठा करता है और उनके अंदर राक्षस को कैद कर देता है और उस राक्षस को लावा के अंदर फेंक दिया जाता है। सभी लोगों को लगता है कि वो लोग जीत चुके हैं, लेकिन अचानक से एक लड़की उनके पीछे आती है और गौम की जान ले लेती है। अब गौम समझ जाता है कि वो मरने वाला है, तो वो अपने बच्चों को वहां से कहीं दूर भेज देता है। लेकिन वो लड़की यैन की जान लेना चाहती थी, लेकिन वो ले नहीं पाती है और वहां से वो दोनों कैसे भी करके बच जाते हैं। लेकिन वहां से निकलते समय यैन के चेहरे पे एक निशान रह जाता है। फिर आज से 10 साल बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि इस बात का दावा करता है कि वो राक्षसों को ढूंढ के मार सकता है। तभी वो एक रूम में पहुंचता है जहाँ पे एक आदमी बताता है कि यहाँ पे काफी सारे राक्षस हैं। अब वो आदमी बताता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इन सभी राक्षसों को मार दूंगा। तब उसको इस बात का एहसास होने लगता है कि यहाँ पे काफी सारे राक्षस हैं। फिर वो अपना हथियार निकालता है और कुछ मंत्र को पढ़ने लगता है, जिसके बाद वो उस राक्षस पे हमला करता है और उसका गला काट देता है। ऐसा करने के बाद वो आदमी खुद ही घबरा जाता है। तभी उसके पीछे यैन आता है और उसको बेहोश कर देता है। जब उस आदमी को होश आता है तब वो उन दोनों से पूछने लगता है कि तुम दोनों ने मुझे बांध के क्यों रखा है। तब यैन उससे पूछता है क्या तुम सही में एक राक्षस को मार सकते हो। वो आदमी बताता है कि नहीं, मैं ये सब दिखावा करता हूँ। मैं लोगों को झूठ बोलता हूँ कि मैं एक राक्षस को मार सकता हूँ और जानबूझ के एक कमजोर राक्षस को अपने साथ लेके चलता हूँ, जो कि लोगों को पहले डराता है और उसके बाद मैं वहाँ पे चला जाता हूँ और राक्षस को पकड़ने का दिखावा करता हूँ। यैन उससे पूछता है कि लोग तुम पे विश्वास कैसे कर लेते हैं। तब वो आदमी बताता है कि मैं इतना सुंदर जो दिखता हूँ, इसलिए आसानी से लोग मेरे पे विश्वास कर लेते हैं। इसको सुनने के बाद यैन को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी को वहीं पे बंधा छोड़ जाते हैं और जाते जाते वो उस छिपकली के सिर को भी उसके सिर के ऊपर डाल देते हैं, जिसके साथ वो मिलकर के ये सब काम किया करता था। फिर यैन अपने भाई को लेकर के एक रूम में चला जाता है जहाँ पे वो एक रिचुअल परफॉर्म करता है और अपने हाथों से एक मंत्र फूंकता है, जिसके बाद सेन के आसपास रोशनी चमकने लगती है और फिर कुछ ही देर बाद वो रोशनी गायब हो जाती है। अब यहाँ पे सेन अब ऑफिशियली किसी भी राक्षस को मार सकता है और वो इसके लिए क्वालिफाइड हो गया है। फिर यैन सेन को वो कंटेनर देता है जो कि उसके फादर ने मरते समय दिया था। यहाँ पे उस कंटेनर के अंदर एक छोटी सी आयरन रॉड होती है
ये चीज़ देख करके सेन को अच्छा नहीं लगता, लेकिन येन बताता है कि यही फादर ने दिया था और उन्होंने कहा था कि ये तुम्हारी डेस्टिनी है। इस बातों को सुनने के बाद सेन डिसाइड करता है कि वो अपने फादर के दिए हुए गिफ्ट को एक नेकलेस के तौर पे पहनेगा। तभी एक बूढ़ा आदमी उनकी तरफ भागते हुए आता है और वो बताता है कि हमारे विलेज से काफ़ी लोग गायब हो चुके हैं, क्योंकि एक धुआं उनकी तरफ आता है जिसके बाद काफ़ी लोग गायब हो जाते हैं। वो उन्हें पैसे भी ऑफर करता है, लेकिन यहाँ पे येन मना कर देता है, क्योंकि येन को लगता है कि ये भी एक स्कैम होगा और वो अपने भाई के रिचुअल को परफॉर्म करने लगता है फिर से। लेकिन तभी उस आदमी के हाथ से पैसे गिर जाते हैं और उनके अंदर एक बेल होता है। इसको देखते ही येन को अपने फादर की याद आने लगती है, क्योंकि उसके फादर के मरते समय भी ये बेल उसको दिखी थी और उसको ऐसा लगता है कि लोगों के गायब होने के पीछे उसी लड़की का हाथ है जिसने कि उसके फादर की जान ली थी। तब वो डिसाइड करता है कि वो विलेज में जाएगा और देखेगा। विलेज के अंदर जाते ही येन देखता है कि यहाँ पे काफी सारा धुआं है। उसी धुएं के बीच में वो एक राक्षस को देखते हैं जो कि बिल्ली के रूप में उनके पास आती है। वो बेल के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो बिल्ली कोई भी जवाब नहीं देती और लगातार हमला करने लगती है येन के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा धुआं था तो येन को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है और उस पर लगातार हमले हो रहे होते हैं। तभी येन जोर से घूमने लगता है और सारे धुएं को एक बार में वहाँ से हटा देता है और उस बिल्ली को भी हरा देता है। फिर वो पूछने लगता है कि ये बेल तुम्हें कहाँ से मिली। तब वो बिल्ली बताती है कि ये बेल मुझे यूं ही सड़कों पे पड़ी हुई मिली थी। फिर येन बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुम यहाँ से चली जाओ और इस विलेज वालों को अब तंग मत करना। लेकिन वो बिल्ली फिर से हमला करने वाली होती है येन पे और येन को इस बार पता होता है, इसलिए वो अपने बैक स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करता है उसको हराने के लिए। और जब वो बिल्ली मर रही होती है तब वो बोलती है कि तुम्हारे भाई सेन को मेरा भाई नहीं छोड़ेगा, वो बहुत ही जल्द उसको मार देगा और मेरा बदला लेगा। इधर पे हम देखते हैं सेन को जो कि उस बिल्ले से लड़ रहा होता है। तब बिल्ला लगातार सिन को चिढ़ाने के लिए बोलता है कि तुम तो बच्चे हो, तुम मुझसे क्या लड़ोगे। तब सिन को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। फिर वो एक हथियार उठाता है और बिल्ले को लगातार मारने की कोशिश कर रहा होता है। दूर से येन ये सब देख रहा होता है। सेन तभी अपने हथियार की मदद से उस बिल्ले के सिर पे एक जोरदार वार करता है, जिससे कि उस बिल्ले को गुस्सा आता है और फिर वो अपनी स्पीड वाली पावर का इस्तेमाल करता है सेन को घायल करने की। अब सेन लगातार जब घायल हो जाता है तब येन डिसाइड करता है कि वो बीच में आएगा, लेकिन तभी सेन अपने गले के नेकलेस को पकड़ता है और वो एक हथियार में बदल जाता है और फिर उसे गुस्सा आ जाता है और वो उस हथियार को उस बिल्ले के सीने के आर पार कर देता है। हथियार का पावर इतना ज्यादा था कि दूर दूर तक इसकी पावर को महसूस किया जाने लगा और जिस लड़की ने इनके फादर को मारा था उस लड़की को भी एहसास हो जाता है कि उस हथियार को अब जगा दिया गया है। यहाँ पे वो बिल्ला मरा नहीं था, वो हथियार तो उसके सीने के आर पार था, लेकिन वो तब भी जिंदा था। तब वो डिसाइड करता है कि वो सिन की जान ले लेगा, क्योंकि सिन अभी पूरी तरह से अपने होश में नहीं था। तभी बीच में येन आता है और उस बिल्ले से बोलता है कि खबरदार, अगर तुम यहाँ से हिले मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, पहले मुझे इस बेल के बारे में बताओ। वो बिल्ला बताने लगता है कि एक लड़की सैमिर ने हमें ये बेल दी थी। उसने कहा था कि अगर हम इस विलेज के अंदर इस बेल को लेकर के आएंगे तो दो भाई जो राक्षसों को मारते हैं हमारी तरफ खींचे चले जाएंगे और हमारा काम था उन्हें मारना। इतना बोलने के बाद ही वो बेल अचानक से घूमने लगती है और उस बिल्ले के मुंह में चली जाती है। इसके बाद बिल्ले का शरीर फट जाता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है वहाँ पे। इस धमाके को दो और लोग भी दूर से देख रहे होते हैं जिनके पास काफी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। फिर वो दोनों एक टेलीपोर्टर में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। अब इधर पे जब सिन को होश आता है तब येन उससे बोलता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। फिर सिन अपने हथियार को ले लेता है और जैसे वो अपने हथियार को छूता है वो फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तभी वो दो व्यक्ति जिन्हें हमने पहले देखा था वहाँ पे आ जाते हैं। वो दोनों बताते हैं कि जो हथियार तुम लोग के पास है वो एक्चुअली में हमारा है और ये सेंजेन को बिलोंग करता है और इस हथियार को तुम लोग चुपचाप हमें दे दो तो हम यहाँ पे बिना किसी लड़ाई के यहाँ से चले जाएंगे। येन इसके लिए मना कर देता है। वो बोलता है कि बिना लड़े तो मैं ये हथियार तुम्हें दूंगा नहीं। लेकिन यहाँ पे येन की भी हालत खराब होती है क्योंकि उसको भी काफी सारी इंटरनल इंजरीज होती हैं। फिर सिन बीच में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की बात करने से मना कर देती है। वो बोलती है कि हथियार बस मुझे दे दो। तब बीच में येन आ जाता है, उस लड़की से लड़ने लगता है, लेकिन लड़की उसे हरा देती है और इससे पहले लड़की येन की जान लेने वाली होती है। तभी उसका पार्टनर बीच में आ जाता है और बोलता है कि लड़ाई झगड़ा बंद करो, ना ही तो तुम लोग हमारे दुश्मन हो ना ही हम तुम्हारे दुश्मन हैं। और वो आदमी येन की सभी इंजरीज को ठीक कर देता है और उसके बाद वो लोग बताते हैं कि इस हथियार की सच्चाई क्या है। यह हथियार उस आदमी की है जो कि देवताओं की रक्षा किया करता था, लेकिन उसके मरने के बाद यह हथियार कहीं खो गया और हम दोनों बिलोंग करते हैं फेरी क्लैन से। मेरा नाम सौरव है और इस लड़की का नाम है सुई। फिर सौरव दोनों भाइयों को एक बात ये भी बताता है कि उस रक्षक के मर जाने के बाद उसकी आत्मा के 72 टुकड़े हो गए थे और धरती पे कहीं खो गए हैं। उन सभी टुकड़ों को उन्हें ढूंढना होगा, तभी जाके वो लोग देवताओं को फिर से आजाद करा पाएंगे। और जो हथियार तुम्हारे पास है वो चाबी है उन सभी आत्माओं के टुकड़े को ढूंढने की, क्योंकि इस हथियार के अंदर ये पावर है कि वो सेंस कर सकती है उन सभी टुकड़ों की पावर को। लेकिन येन यहाँ पे तैयार नहीं होता इस हथियार को देने के लिए, क्योंकि येन को ऐसा लगता है कि अगर वो इस हथियार को दे देगा तो वो अपने फादर के किलर को कभी ढूंढ नहीं पाएगा।
तो वो सौरव से पूछता है क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये वही हथियार है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। सौरव बताता है मुझे पूरी तरह से यकीन है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले इस हथियार की पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि 6 दुनियाओं तक उसका असर महसूस किया गया, और न केवल हमारे द्वारा बल्कि शैतानों की दुनिया के द्वारा भी इसको महसूस किया गया है, और शैतान इसके पीछे आएंगे ताकि वो तुमसे ये हथियार छीन सके, क्योंकि राक्षसों के राजा मारा को भी बंदी बना लिया गया है, इसलिए काफी सारे राक्षस तुम्हारे पीछे आते ही होंगे। येन को इनकी बातों पे भरोसा नहीं होता, लेकिन सोई बोलती है कि तुम्हें हमें देना ही पड़ेगा ये हथियार, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो राक्षस उस दुनिया से छूट जाएंगे जहाँ पे उन्हें कैद किया गया था, और ऐसा होगा तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। तब सिन उनकी बात पे भरोसा कर लेता है और अपना हथियार दे देता है। येन अपने भाई को सपोर्ट करता है और फिर दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे सुई को ये लगने लगता है कि इन दोनों ने मुझे ट्रिक किया है, उन दोनों ने मुझे गलत हथियार दे दिया और असली हथियार अपने पास लेके जा रहे हैं, क्योंकि जब भी वो हथियार सोई के हाथों में आता वो लोहे का बन जाता, और जब सिन उसे पकड़ता तो वो चमकने लगता। सौरव बताता है कि इसका एक कारण है, वो कारण ये है क्योंकि हथियार ने अपना एक नया मालिक चुन लिया है और उसने सिन को चुना है, क्योंकि सिन का दिल साफ है तो हथियार ने उसी को अपना नया मालिक चुन लिया है। अब इन दोनों भाइयों को भी अपने साथ लेके जाना होगा। फिर येन उस बूढ़े आदमी से अपने पैसे लेता है और उसके बाद उस हथियार की मदद से वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है, जिसके बाद सौरव एक शिप बुलाता है और वो लोग अपनी जर्नी पे चले जाते हैं। रेगिस्तान से वो सभी लोग गुजर ही रहे होते हैं कि तभी एक लड़की जिसका नाम येंग है उनके शिप के आगे आ जाती है, जिसकी वजह से शिप क्रैश कर जाती है और बाद में उन्हें पता चलता है कि एक लड़की उनके सामने आ गई थी। येन शिप से बाहर निकलता है और वो देखता है कि वो लड़की घायल है, इसलिए वो उसे वापस से अपने शिप में लाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी सोई बोलती है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो लड़की एक स्ट्रेंजर है। येन यहाँ पे कोई बात नहीं सुनता और उस लड़की का इलाज कर देता है। जब उस लड़की को होश आता है तब वो बताती है कि कुछ राक्षस मेरे पीछे पड़े हुए थे और मैं उनके चंगुल से बचने की कोशिश कर रही थी, और तभी मैं घायल हो गई और मैं बेहोश हो गई थी। मैं चाहूंगी कि तुम लोग मुझे डार्क कैनियन ले चलो। यहाँ पे येन बताता है कि हम भी उसी तरफ जा रहे हैं। तब वो लड़की पूछती है कि तुम लोग वहाँ पे किस लिए जा रहे हो, जहाँ पे सिन उसको सारी बात बता देता है कि इस हथियार ने एक टुकड़े को वहाँ पे डिटेक्ट किया है, हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं ताकि उस टुकड़े को कलेक्ट कर सके। ये बात सुनते ही सोई को गुस्सा आ जाता है इन दोनों के ऊपर और बोलते हैं कि तुम लोग एक स्ट्रेंजर को सारी बात कैसे बता सकते हो। अब यहाँ पे सौरव बोलता है कि ठीक है, उस लड़की को आज रात यहीं पे रहने दो, हम डार्क कैनियन के लिए कल सुबह निकलेंगे। अब जैसी सुबह होती है तब वो लड़की येंग वहाँ पे होती नहीं और उसके साथ ही साथ वो हथियार भी नहीं होता जो सिन के गले में था। सभी लोग घबरा जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सौरव को देखते हैं जो कि आराम से चाय की चुस्की ले रहा होता है। अब इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है येंग का, जहाँ पे उसकी बहन को कुछ लुटेरे किडनैप कर लेते हैं और वो लुटेरे येंग से बोलते हैं कि हमें एक हथियार ला करके दे दो, तभी हम तुम्हारी बहन को छोड़ेंगे। और वो हथियार वही हथियार होता है जो सिन के पास था। येंग को इस हथियार के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन येंग को कभी ऐसा लगा नहीं कि ये हथियार सही में एग्जिस्ट भी करता होगा। उसको यही लगता था कि ये सब एक कहानी है। लेकिन यहाँ पे वो लुटेरे का राजा बताता है कि तुम सबसे अच्छी चोरनी हो पूरी दुनिया की, इसलिए मैं चाहूंगा कि वो हथियार तुम मेरे पास चुरा के ले आओ। अब इस लुटेरे के राजा को वो हथियार इसलिए चाहिए था क्योंकि उसके पास एक टुकड़ा था। वो चाहता था कि उस हथियार से वो उस टुकड़े की पावर को एक कर दे, जिसके बाद वो सभी राक्षसों के ऊपर राज करे। तभी येंग की बहन बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने वादा किया था कि हम आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करेंगे। तब वो लुटेरे बोलते हैं कि तुम्हारी बहन को चोरी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। और इधर पे हम देखते हैं सौरव को, जो कि सभी लोगों को लेकर के गुफा की तरफ चला आता है। वो बताता है कि जिस हथियार को हम लोग ढूंढ रहे हैं वो इसी गुफा के अंदर है, और वो लड़की इसी गुफा के अंदर उस हथियार को लेकर के गई होगी। लेकिन उस गुफा के अंदर काफी सारे रास्ते हैं, इसलिए हमें कोशिश करनी होगी हम एक साथ रहें और खो ना जाएं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मिलना बहुत ही मुश्किल है। इधर पे येंग उस हथियार को ले जाती है और उस लुटेरे के राजा को दे देती है। फिर उसकी बहन मे को छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे मे अपने आप को कसूरवार ठहराती है, ये बोल करके कि मैं कमजोर थी, इसकी वजह से तुम्हें ये सब करना पड़ा। येंग बोलती है कि तुम्हें इसके लिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन जब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तभी लुटेरे उनका रास्ता रोक लेते हैं। येंग फिर अपने वेब का इस्तेमाल करती है उस लुटेरे को गिराने के लिए। फिर बाद में वो उस हथियार को अपने पास रख लेती है और बाकी लुटेरे को भी उस हथियार से डराती है, लेकिन वो हथियार काम नहीं करता। इसलिए वो अपने वेब का इस्तेमाल करती है एक लुटेरे के आंख पे हमला करने के लिए। और जब उस लुटेरे को कुछ दिखता नहीं तब वो वहाँ से भागने लगती है अपनी बहन के साथ। लेकिन भागते हुए मे नीचे गिर जाती है और वो अपनी बहन से बोलती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन येंग वहाँ से कहीं नहीं जाती। तभी वो दोनों लुटेरे उसके पास आ जाते हैं और उन पर हमला करने वाले होते हैं। तब येंग अपने वेब का इस्तेमाल करती है उनको रोकने के लिए,
लेकिन इस बार वो लोग नहीं रुकते। तभी मे का पांव पकड़ लिया जाता है एक लुटेरे के द्वारा और वो उसके पांव पे हमला करने वाला होता है कि इससे पहले कि येंग अपने वेब का इस्तेमाल करती है उसको दूर करने के लिए। फिर येंग उस दूसरे लुटेरे पे भी हमला करने वाली होती है कि वो लुटेरा पत्थरों का इस्तेमाल करता है येंग को चोट पहुंचाने के लिए और येंग घायल हो जाती है और अब दोनों ही बहनें वहां से नहीं भाग पाती और उन दोनों बहनों को फिर से कैद कर लिया जाता है। अब इधर पे सौरभ बोलता है कि चलो हम लोग को एक साथ अब जाना चाहिए, लेकिन हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा उन लोगों को ढूंढना क्योंकि यहाँ पे कई सारे रास्ते हैं। तब येन बोलता है कोई बात नहीं, मैं अपने भाई के साथ चला जाऊंगा अलग रास्ते में, तुम दोनों चले जाओ किसी और रास्ते में और हम लोग उन्हें ढूंढ के ही रहेंगे। अब येन और उसका भाई सेन दोनों पहुंच जाते हैं उस जगह पे जहाँ पे उन दोनों बहनों को कैद किया गया था। अब यहाँ पे मैं उस लुटेरे से बोलती है कि मेरी बहन को कोई नुकसान मत पहुंचाना, मैं वादा करती हूँ कि जो भी तुम बोलोगे मैं वो करूंगी। अब वो लुटेरा मे की तरफ बढ़ रहा होता है उसके साथ कुछ गलत करने के लिए। इसको देखते ही उसकी बहन उस पर हमला कर देती है जिसकी वजह से लुटेरे के चेहरे पे एक निशान आ जाता है। अब लुटेरा जब गुस्से में आ जाता है तब वो सबसे पहले तो रॉक से हमला करने वाला होता है येंग के ऊपर, लेकिन बीच में ही मे आ जाती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारे किसी तो काम आ पाई और तभी वो बेहोश हो जाती है। ये सब चीज देखकर येन को गुस्सा आ जाता है और वो बीच में आ जाता है उस लुटेरे से लड़ने के लिए। यहाँ पे उसका भाई भी लड़ रहा होता है। तभी एक जोरदार धमाका होता है और हम देखते हैं कि सौरव और सुई भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं। सुई सबसे पहले तो येंग के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन येन उसे ऐसा करने से रोक देता है। वो दोनों बोलते हैं कि असली में वो दोनों गुनहगार नहीं है, उन लुटेरे के ऊपर हमला करो। लेकिन उन लुटेरे का जो बॉस होता है वो एक तरीके का शील्ड इस्तेमाल कर रहा होता है अपने आप को बचाने के लिए। तब यहाँ पे सौरव समझ जाता है कि उस बॉस के पास जरूर एक टुकड़ा है जिसकी मदद से वो ऐसा कर पा रहा है। तभी बाकी जो लुटेरे जो छुपे होते हैं वो भी सामने आ जाते हैं और अब वो सब लोग एक साथ मिलकर हमला करने वाले होते हैं। तभी सौरव अपने टॉर्नेडो मैजिक का इस्तेमाल करता है और सभी लुटेरों को एक साथ हरा देता है। तभी उनके बॉस को गुस्सा आ जाता है और वो डायरेक्ट हमला करने वाला होता है सिन के ऊपर। तभी उसका भाई येन बीच में आ जाता है और अपने भाई से बोलता है कि इन दोनों बहनों को लेके यहाँ से चले जाओ, तब तक मैं इससे लड़ लूंगा। फिर सोई भी येन की मदद करने के लिए सामने आ जाती है। अब यहाँ पे सौरव एक थंडर मैजिक का इस्तेमाल करने वाला होता है ताकि उस बॉस को हराया जा सके। अब बॉस की पावर जैसे जैसे बढ़ रही होती है तब सौरव बोलता है दोनों भाइयों से कि तुम दोनों भाई इन दोनों बहनों को लेके यहाँ से चले जाओ। फिर सौरव अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है उस बॉस के ऊपर, लेकिन वो बॉस उसके मैजिक को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने लगता है। तब सोई भी बीच में आ जाती है सौरव की मदद करने के लिए, लेकिन उन दोनों की पावर आपस में टकरा जाती है और सोई पीछे हो जाती है। फिर बॉस को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसी टुकड़े की पावर को इस्तेमाल करने लगता है। अब टुकड़ा तो वैसे छोटा है लेकिन उसकी पावर अभी भी बहुत ज्यादा है कि यहाँ पे सौरव और सोई को दोनों को फिक्र होने लगती है। तभी बॉस काफी सारे रॉक्स के पीसेस को उठाता है और उनसे हमला कर रहा होता है इन दोनों के ऊपर। यहाँ पे सौरव एक वाटर शील्ड बनाता है, लेकिन वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती कि उस रॉक के टुकड़ों को रोक सके, इसलिए उन्हें वहां से हटना पड़ता है। फिर सोई आसमान में रहते हुए एक कैनन से हमला करती है बॉस के ऊपर, जिसको कि बॉस अपने एक पत्थर के टुकड़े से रोक लेता है। लेकिन तब भी कैनन के काफी सारे हमले उस पर होने वाले होते हैं, तो बॉस एक शील्ड बना लेता है पत्थर की और वो उन कैनन के हमले से बच जाता है। लेकिन यहाँ पे उस बॉस को इस बात का रियलाइज नहीं होता कि वो पानी के ऊपर खड़ा है। तभी सौरव अपने इलेक्ट्रिक मैजिक का इस्तेमाल करता है और उसे एक जोरदार करंट देता है और यहाँ पे सोई फिर से अपने कैनन का इस्तेमाल करती है और फाइनली वो दोनों मिल करके उस बॉस को हरा देते हैं। बॉस के हार जाने के बाद उसके अंदर का टुकड़ा बाहर आ जाता है जो कि सौरव कलेक्ट कर लेता है। अब इधर पे हम येन और सिन को देखते हैं। जब वो दोनों उन दोनों बहनों को लेकर के जा ही रहे होते हैं तभी एक लुटेरा उन पे हमला कर देता है। अब वो लुटेरा जब इन पे हमला करता है तो सबसे पहले सिन चला जाता है उस लुटेरे से लड़ने के लिए ताकि उसको इन सब से बचा के रखे, लेकिन सिन ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाता, वो हार जाता है। तभी बीच में उसका भाई येन आ जाता है उससे लड़ने के लिए, लेकिन वो लुटेरा अपने टेंटिकल का इस्तेमाल करता है येन से लड़ने के लिए। येन बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। तभी वो लुटेरा अपने बैरियर का इस्तेमाल करता है और येन को कैद कर लेता है। इसके बाद वो सिन को एक जोरदार किक मारता है और अपने से दूर कर देता है। यहाँ पे लगातार कोशिश कर रहा होता है येन की उस बैरियर को तोड़ सके, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता। तभी वो लुटेरा अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है और येन को धीरे धीरे रॉक में बदल रहा होता है। सिन ये सब देख रहा होता है और वो लगातार कोशिश करता है उस बैरियर को तोड़ने की। उसके हाथों में से खून भी निकल रहा होता है, लेकिन वो बैरियर को नहीं तोड़ पाता। तभी लुटेरा उसको पीछे कर देता है बैरियर से। यहाँ पे सिन रो रहा होता है कि वो अपने भाई के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है और वो यूजलेस है। तभी उसका हथियार फिर से चमकने लगता है और उसको उस हथियार की सारी पावर मिल जाती है और उसके बाद वो एक ही बार में उस बैरियर को तोड़ देता है और अपने भाई को रॉक में बदलने से भी रोक लेता है। तभी लुटेरा सिन के ऊपर हमला करता है और उसका हथियार छीन लेता है, लेकिन जैसे ही उसके हाथ में उसका हथियार आ जाता है वो तुरंत छोटा हो जाता है। अब यहाँ पे लुटेरे को समझ में नहीं आ रहा होता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी येन बीच में आता है और उस लुटेरे का एक हाथ काट देता है।
उसके बाद वो लुटेरा जब पीछे होने लगता है तब येन उसका और भी ज्यादा पीछा करता है और लगातार उससे लड़ रहा होता है। अब लुटेरा जब घायल हो जाता है और यहाँ पे जब वो येन की रफ्तार देखता है तब उसको एक वॉरियर की याद आ जाती है जो कि सेम येन की तरह ही लड़ता था। यहाँ पे वो लुटेरा येन को बताता है कि एक ट्विन ब्लेड करके एक आदमी हुआ करता था जो कि राक्षसों को मारा करता था। ऐसा लग रहा है कि तुम उसी के कोई वंशज हो और तुम मेरा कुछ कर नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हें पता ही है कि राक्षसों को मारने वाले इंसान को नहीं मार सकते हैं। तभी एक बेल की आवाज सुनाई देती है जिसके बाद उस लुटेरे की मौत हो जाती है और उसके अंदर से एक टुकड़ा बाहर निकल आता है। अब इधर शिप के अंदर येंग को फिक्र होने लगती है क्योंकि उसकी बहन मे जो होती है वो लगातार बेहोश होती है। तब यहाँ पे सोरो बताता है कि हो सकता है हम तुम्हारी बहन को ना बचा पाए और उसको बचाने का केवल अब एक ही रास्ता है, तुम उसकी आत्मा को अपने रिंग के अंदर कैद कर लो। इससे होगा यूं कि जब देवता लोगों को आजाद किया जाएगा तब तुम देवता से बोल सकती हो कि उसकी आत्मा को किसी और बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दे। इधर पे सिन लगातार ये सोच रहा होता है कि आखिरकार उसी को ये काम के लिए क्यों चुना गया, बल्कि वो तो इतना कमजोर है कि वो किसी को बचा भी नहीं सकता। येन बोलता है कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो, तुमने आज मुझे बचाया है और तुम चाहो तो मे को भी बचा सकते हो अगर हम सभी देवताओं को आजाद कर दें। फिर वो दोनों जैसे ही शिप के अंदर आते हैं वो टुकड़े उस हथियार के अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ पे येंग बोलती है कि मुझे भी तुम लोगों के साथ आने दो क्योंकि मैं तुम लोगों की मदद करना चाहती हूँ, जिसको सुनते ही येन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो येंग से बोलता है कि ठीक है तुम हमारे साथ आ सकती हो और यहाँ पे उनकी एक नई जर्नी स्टार्ट हो जाती है। फिर वो लोग एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ पे ज्यादातर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। अब ऐसी जगह पहुँचते ही सिन की तबीयत बेकार होने लगती है। तब यहाँ पे येन को फिक्र हो जाती है। वो सौरव से बोलता है क्या तुम कुछ नहीं कर सकते। सौरव बोलता है ये एक आम बात है क्योंकि अभी उसके हथियार ने 2 टुकड़ों को अपने अंदर ऑब्जॉर्व किया है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। उसको हम मेडिसिन देंगे तो ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो सभी लोग एक दुकान में पहुंचते हैं जहाँ का शॉप ओनर उनको एक मेडिसिन देता है जिसका नाम होता है सेंसोबीन। उस सेंसोबीन को खाते ही यहाँ पे सिन ठीक हो जाता है। फिर वो दुकान वाला बताता है कि एक्चुअली में जो पावर को तुम ऑब्जॉर्व कर रहे हो ये उसके साइड इफेक्ट हैं, तो यहाँ पे सेंसोबीन उसे कम करता है उस पावर को, इसलिए अब तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर येन डिसाइड करता है कि वो ऐसे सेंसोबीन और भी ज्यादा खरीद लेगा। फिर वो शॉप ओनर से बोलता भी है मुझे सेंसोबीन देने के लिए। शॉप ओनर इतना ज्यादा उसका प्राइस बता देता है कि येन खरीद ही नहीं पाता। तब सौरव बीच में आता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। सोई यहाँ पे शॉप ओनर से ये भी पूछती है कि ये जगह इतनी गर्म क्यों है। तब वो शॉप ओनर बताता है कि आज से ठीक 100 साल पहले एक मीटेओराइट आके यहाँ पे गिरा था, तब से वो मीटेओराइट कभी शांत ही नहीं हुआ, यानी कि वो आज भी इतना ज़्यादा गर्म है कि वो पूरा एनवायरनमेंट को गर्म रखता है, जिसकी वजह से हम लोग को भी तकलीफ होती है और हम लोग चाह के भी उस चीज़ को खुद से कूल डाउन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा राक्षस जिसका नाम फेजिन है वो रूल करता है, इसलिए हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। सौरव तभी बोलता है सिन से कि अपने हथियार को जरा घुमाना। तो जब वो हथियार को घुमाता है तो उन्हें पता चलता है कि एक और टुकड़ा यहीं पे है और वो किसी और के अंदर नहीं बल्कि उस मीटेओराइट के अंदर है। इसके बाद सौरव और सोई वहां से जाने लगते हैं उस मीटेओराइट की तरफ। तभी येन बोलता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ आने दो। सोई उसे चेतावनी देती है कि इसमें बहुत खतरा है, लेकिन येन बोलता है कोई बात नहीं और वो जाते समय सिन को येंग के साथ छोड़ के चला जाता है। अब इधर पे सौरव एक प्लान बना रहा होता है कि कैसे वो लोग फाइजन के किंगडम के अंदर पहुंचेंगे और कैसे कैसे उसकी बिल्डिंग में जाएंगे ताकि वो लोग बिना किसी की नजरों में आए उस मीटेओराइट तक पहुंच सके। लेकिन यहाँ पे येन डायरेक्ट उस बिल्डिंग के अंदर हमला कर देता है और सभी लोगों को चेतावनी दे देता है। इधर पे सिन को एक फ्लैशबैक आता है उसी रक्षक का कि वो कितना पावरफुल योद्धा हुआ करता था उस समय का। उसने अपने हथियार से काफी सारे राक्षसों को मार गिराया था, लेकिन तभी राक्षसों के राजा मारा ने केवल एक बार में उस पर हमला किया और उसकी जान ले ली। उसकी मौत के बाद उसके आत्मा के कई सारे टुकड़े हुए और धरती पे हर जगह फैल गए और उन्हीं टुकड़ों में से 2 टुकड़े हैं आज इन लोगों के पास। यहाँ पे सिन एक चीज ये भी देखता है कि बैंडेट्स के लगातार उन्हें सपने आ रहे हैं। वो लोग सिन से बोलते हैं कि अपनी आत्मा को बेच दो तो ये सारी पावर तुम्हारी हो जाएगी, उसके बाद तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन सिन इसके लिए मना कर देता है और यहाँ पे उसका हथियार और भी ज्यादा जोर से चमकने लगता है और धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है। और फिर सिन को किसी की आवाज सुनाई दे रही होती है। उसको ऐसा लगता है कि इस हथियार का असली मालिक उससे बात कर रहा है। तभी सिन को होश आता है। वो देखता है कि उसके हथियार के साथ जो उसने नेकलेस बनाया था वो टूट गया है। तब येंग उसकी मदद करती है और एक नया नेकलेस उसे बना के देती है। अब इधर पे ये तीनों फाइजन से जाके मिलते हैं। तब फाइजन बताता है कि तुम लोग किस लिए आए हो मुझे सब पता है, लेकिन जिस टुकड़े को तुम ढूंढ रहे हो वो टुकड़ा मेरी बॉडी के अंदर है, यानी कि तुम्हें पहले मुझे हराना होगा, उसके बाद ही वो टुकड़ा तुम्हें मिल पाएगा। फेजिन फिर अपनी फ्लेम मैजिक का इस्तेमाल करता है इन लोगों से लड़ने के लिए। तभी येन बीच में आ जाता है और अपनी तलवार की मदद से उस पर हमला करता है। तब फेजिन एक बैरियर बना लेता है ताकि उसके हथियार के हमलों को रोक सके। लेकिन जब वो अपनी फ्लेम मैजिक का और भी ज्यादा इस्तेमाल करता है तब वो देखता है कि येन की जो तलवार है वो उसके सभी फ्लेम्स को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर रही है। लेकिन ये चीजें ज्यादा देर तक नहीं चल पाती और यहाँ पे जो येन होता है वो थक जाता है, इसलिए तभी वो पीछे हट जाता है।
तब सौरव उसे पकड़ता है और यहाँ पे सौरव फिर समझाने लगता है फेजिन को कि अपनी फ्लेम मैजिक का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि यहाँ पे एक मीटेरॉइड है, अगर वो एक्टिवेट हो गया तो पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसलिए तुम अपने अंदर से वो टुकड़ा हमें दे दो और हम यहाँ से चले जाएंगे, फिर अपने किंगडम को आराम से संभालना। फैजन बताता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कोई जिए या मरे, बल्कि मैं तो उस मीटेरॉइड का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करने वाला हूँ। मैं अपनी मैजिक का इस्तेमाल करूंगा और उस मीटेरॉइड को गिरा दूंगा इमॉर्टल पैलेस पे। तभी सोई बीच में आती है और अपने कैनन से हमला कर देती है, लेकिन यहाँ पे वो उसके कैनन के हमले को रोक लेता है एक बैरियर को बना फिर वो उसके कैनन को ओवरहिट करने लगता है। तब यहाँ पे सौरव अपने वाटर मैजिक का इस्तेमाल करता है ताकि उसको कूल डाउन कर सके, लेकिन ये चीज काम नहीं करती तो उसको अपने कैनन को फेंकना पड़ता है। तभी फ्रीजन उन दोनों पे फिर हमला कर देता है, लेकिन बीच में येन आ जाता है और उन दोनों से बोलता है कि तुम लोग चले जाओ शॉप ओनर के पास, मैं यहाँ पे अकेले लड़ूंगा। और वो दोनों चले जाते हैं शॉप ओनर के पास। और इसी के साथ मैं इस वीडियो का पार्ट 1 यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो कमेंट में जरूर बताएं।